अगर आप सैलरी ले रहे हैं किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, किसी प्राइवेट कंपनी में, किसी एम्प्लॉयर के पास काम कर रहे हैं और आपने अपनी सैलरी की टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, तो सिंपल तरीके से कौन कौन सी चीज़ें किस तरीके से आपने मैच करनी है और आप किस तरीके से टैक्स रिटर्न का जो फॉर्म है वो भर सकते हैं। आज के छोटे से टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करते हैं। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग है, उसमें हूँ फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो सैलरी रिटर्न के ऊपर पहले मैंने एक बड़ी डिटेल में लेक्चर बनाया था जिसमें हमने बैंक स्टेटमेंट को रिकंसाइल करना सीखा था। लेकिन ऑब्वियसली ये हर किसी के केस में इस तरह नहीं होता। ये उन लोगों के लिए है जिनकी बैंक स्टेटमेंट में ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होती हैं, मतलब सैलरी के साथ साथ वो कुछ और काम भी कर रहे होते हैं, पैसे उनके अकाउंट में आ रहे हैं और वो भेज भी रहे हैं। तो ये उनके लिए है कि प्रॉपर अपना पहले बैंक स्टेटमेंट को रिकंसाइल करें। लेकिन अगर आप सिर्फ सैलरी ले रहे हैं और आपका छोटा अकाउंट है, कोई अकाउंट के अंदर ज़्यादा मेजर ट्रांजेक्शन नहीं है, आपके अकाउंट में पैसे आए, किसी ने भेज दिए और आपने उनको वापस कर दिए, इस तरीके से मूवमेंट कम है, तो आप सिंपल सैलरी की टैक्स रिटर्न को फाइल करने के लिए सबसे पहले आपने क्या काम करना है कि जो आपका सैलरी की डिटेल है वो इस तरीके से आपने बना लेनी है कि आपकी जो मंथ वाइज सैलरी को ड्रा कर लें कि आपकी मंथ वाइज सैलरी क्या है। ये आप सैलरी स्लिप से भी देख सकते हैं और अगर आपको चीज़ें याद हैं तो आप वहाँ से भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखें तो इनकी बेसिक सैलरी जो है वो 1 लाख रुपया है। उसके बाद जनवरी में जाके इनका इंक्रीमेंट 10% इंक्रीज होती है सैलरी, तो बेसिक सैलरी है 1.6 मिलियन। उसके बाद अलाउंसेज हैं 2,52,000 के। फिर ग्रॉस सैलरी जो इनके पास आती है वो 1.5 मिलियन की 15,12,000 रुपये की सैलरी आती है। और उसके बाद क्या होता है कि इनका इनकम टैक्स डिडक्ट हो रहा है 38,250 ईओबाई की डिडक्शंस हो रही हैं और नेट सैलरी जो इनको रिसीव हो रही है बैंक के अंदर वो 1.4 मिलियन है। तो ये आपने अपने बैंक से मैच कर लेना है। इसको अगर हम समरी फॉर्म में अगर आप बनाएं, ये इसलिए हम बता रहे हैं कि जब आप टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आमतौर पर हम क्या करते हैं, सीधा जाके आरएस में फाइल कर देते हैं और जो भी डिफरेंस हो जीरो कर देते हैं और टैक्स रिटर्न फाइल हो जाती है। ऐसा नहीं है, सही तरीके से फाइल किया करें। सिंपल तरीका है, पहले मैंने बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया था, लेकिन उसमें कुछ दोस्तों के क्वेश्चन आए कि जी हमारे केस में इस तरह की ट्रांजेक्शन नहीं है, तो सिंपल तरीके में आप बताएं। तो ये आपने इस तरीके से डाटा तो सबको बनाना चाहिए। अगर आप एक्सेल में नहीं बना सकते, किसी पेज में बना लें ताकि आपको पता तो हो कि आपने ड्यूरिंग द ईयर आपने क्या रिसीव किया है। उसके बाद अगर हम समरी देखें तो ये है कि बेसिक सैलरी है, अलाउंसेस है, ये जो 1.5 मिलियन है, टैक्स है और ईओबीआई है, और इस तरीके से ये नेट सैलरी जो ना आपके पास आ रही है 1.4 मिलियन की। तो ये हमने सिंपल पहले अपने डाटे को तो चेक किया, रिकंसाइल किया। उसके बाद क्या होता है कि ये जो सैलरी है 1.5 मिलियन, इसमें से आपने ऑब्वियसली ये आपकी इनकम है, इसमें से आपने खर्चे किए हैं, तो फिर आपने 38,000 का इसमें से हमारा टैक्स पे हो गया, जिसको हम रेंट रेट एंड टैक्सेस बोलेंगे। ये अमाउंट वहाँ से निकल जाएगी, यानी कि रेंट रेट एंड टैक्स। अगर अभी जाके हम ऊपर इसको मेंशन भी करते हैं। उसके बाद आता है पॉइंट कि जी ये करने के बाद आपने कुछ पर्सनल एक्सपेंसेस थे आपके 10,80,000 रुपये के, और रिमेनिंग जो आपके पास जो आपने पूरे साल में इनकम रिसीव की खर्चे करने के बाद आपके पास 3,93,750 आता है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि इसको किस तरीके से लिखना है। नॉर्मली हम अभी आरएस पे भी जाते हैं, वहाँ पे जाके भी सारा डाटा मैं पुट करता हूँ। नॉर्मली हम क्या करते हैं, सीधा आरएस पे जाते हैं और वहाँ पे जाके बैलेंसिंग फिगर में कहीं ना कहीं इसको ऐड करके बैलेंस कर देते हैं। ऐसा नहीं है, आपने कॉन्सेप्ट या लॉजिक को समझना है कि कैसे आता है। देखें, आपके पास 2023 में जो आपके एसेट्स थे ना, उसमें आपके पास एक गाड़ी आ रही है। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि यहाँ पे हम ये कहते हैं कि आपके पास गाड़ी की जो वैल्यू है 1.1 मिलियन है। उसके बाद आपने कोई लोन दिया हुआ था किसी भी अपने फैमिली मेम्बर्स को, फिर आपके पास कैश इन हैंड आ रहा है 4.5 का, यानी कि आपके पास 2023 में जो आपकी एसेट थी उसकी वैल्यू थी 5.4 मिलियन। अब आते हैं 2024 में, हम ये कहते हैं जी गाड़ी में कोई चेंज नहीं है, गाड़ी अभी आपके पास है, सेम वैल्यू आ गई, ये भी आपको अभी रिसीव नहीं हुआ। उसके बाद आता है पॉइंट अगला कि आपके पास पहले जो कैश एंड बैंक बैलेंस था ना वो 4.5 था, लेकिन अब क्या हुआ कि इसके अंदर इस साल की अमाउंट भी जमा होगी, मतलब आपकी सेविंग इंक्रीज हो गई, तो 3,93,750 इसमें क्या हुआ, जमा हो गया। जब ये जमा होगा तो ये वैल्यू बन जाएगी 4.9 मिलियन। तो पहले आपके पास एसेट थे 5.4 के, अब इस साल हो गए 5.8, तो 3,93,000 का इंक्रीज आ गया। तो ये लॉजिक है बेसिकली जिसको आपने फॉलो करना है। वेयर एज अगर हम ये कह सकते हैं अदरवाइज कि अगर फॉर एग्जांपल आप किसी वजह से आपके ये इनकम इंक्रीज होती है, डिक्रीज हो जाती है, तो फिर ऑब्वियसली जो कैश होगा अगले साल में वो भी कम हो जाएगा, वो भी डिक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि जी अगले साल आपके ये जो एक्सपेंसेस थे ना ये वाले, ये आपके एक्सपेंस इंक्रीज हो गए किसी भी वजह से। आपने ये जो पहले 90,000 एक्सपेंस था, आपका जो इस साल एक्सपेंस हुआ ना 1,50,000 रुपये हो गया, तो अब आपका कैश कम हो गया। जैसे ही आप इसको कम करेंगे तो आपकी वेल्थ भी यहाँ पे कम हो जाएगी। पहले वो 4.5 थी, अब क्या हुआ 5 मिलियन हो गई है। तो ये आप देखें तो एग्जैक्ट वही डिफरेंस आ रहा है। तो ये बेसिकली आपने जो लॉजिक है वो फॉलो करना है कि हम नॉर्मली
इस तरह नहीं करते, हम जस्ट डाटा लेते हैं उसको अपडेट करते हैं। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, चीज़ों को समझते हैं, वो ऑब्वियसली इस तरीके से ही काम कर रहे हैं। लेकिन आम जो लेमैन है, जिसको नहीं पता, जिसने साल में एक बार रिटर्न भरनी है, वो एक क्या करेंगे कि वो एक सिंपल बैलेंसिंग फिगर को ऐड कर दिया जाता है कि जी चले टैक्स रिटर्न फाइल होगी। ऐसा नहीं है। अब ये सारी चीज़ें करने के बाद आप क्या करेंगे, आईआरएस के फॉर्म में आएंगे, आईआरएस ओपन करेंगे। वहाँ पे ओपन करने के बाद आपने नॉर्मल टैक्स रिटर्न को सिलेक्ट कर लें, सैलरी को कर लें, कोई इसमें इशू नहीं है ना। आप ये सिलेक्ट कर लें, सैलरी कर लें, कोई इसमें इतना मसला नहीं है। बस इन्होंने सिंपल एक दे दिया है कि आपको ईजी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप वो सिलेक्ट कर लें। तो हम फॉर एग्जांपल नॉर्मल कर लेते हैं। यहाँ पे आप कंटिन्यू पे क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप जो सैलरी आपने लिखी हुई है उसको उसी तरीके से आप लिखेंगे। मतलब इसको जो चीज़ें हैं जैसे हमने अभी रिसर्च की हैं। एक इसमें चीज़ मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे ये जो बेसिक सैलरी होती है ना, 1.2 मिलियन हमारी बेसिक है। इसके ऊपर में मेडिकल एग्जम्पशन मिलती है 10%। तो अगर आपके एम्प्लॉयर ने टैक्स, नॉर्मली क्या होता है कि जहाँ से आप सैलरी ले रहे होते हैं वो आपकी पूरी अमाउंट के ऊपर टैक्स काट रहे होते हैं। लेकिन आपके पास चूंकि कानून के मुताबिक एग्जम्पशन अवेलेबल है तो आप उसको क्लेम भी कर सकते हैं। और अगर आपका टैक्स पूरा कटा हुआ है तो आप ना क्लेम करें। लेकिन एग्जम्पशन हमारे पास अवेलेबल है। नॉर्मली आप जो एम्प्लॉयर हैं वो क्या करते हैं कि वो 10% माइनस करने के बाद टैक्स डिडक्ट करते हैं। बहरहाल अगर आपका टैक्स उन्होंने पूरा डिडक्ट किया हुआ है, फॉर एग्जांपल ये अगर 38,000 अगर हम देखें तो ये उन्होंने पूरी इनकम के ऊपर डिडक्ट किया हुआ है, मतलब इसमें मेडिकल एग्जम्पशन को क्लेम नहीं किया हुआ। फॉर एग्जाम्पल हम ज्यूम करते हैं, तो अगर ये हुआ हुआ है तो फिर हम उसी तरीके से लिखेंगे जैसे आपका जो टैक्स एम्प्लॉयर ने डिडक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे आप कंप्यूटेशन में आएंगे। ये जो कंप्यूटेशन बेसिकली वही फाइल है जो यहाँ पे हमने डिस्कस की है। मैंने जस्ट उसको सेपरेट कर दिया है। बेसिक सैलरी है, अलाउंस है, यहाँ पे मेडिकल एग्जम्पशन है। नेट सैलरी आपकी 1.3 मिलियन टैक्सीबल बनती है। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल थी कि अगर मेडिकल एग्जम्पशन आप क्लेम ले रहे हैं, अदरवाइज आपके लिए सैलरी जो है 1.5 मिलियन ही होगी। तो यहाँ पे आके आप क्या करेंगे, हम ये अपनी सैलरी लिखेंगे और उसके बाद हम अलाउंस है, वो नीचे अलाउंस की डिटेल आ रही है वो मेंशन कर देंगे। और यहाँ पे पहले हम देखेंगे कि भाई हमारा जो टैक्स है क्या एग्जम्पशंस के साथ, मेडिकल एग्जम्पशन के साथ कैलकुलेट हुआ है, तो डिडक्ट हुआ है। तो आप कंप्यूटेशन में आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका टैक्स बन रहा है 54,000, लेकिन आपके एम्प्लॉयर ने जो टैक्स काटा हुआ है वो है 38,000। इसका मतलब उन्होंने आपको मेडिकल एग्जम्पशन क्या कहीं ना कहीं क्लेम दिया होगा। तो हम क्या करेंगे, अब ये जो 1,26,000 रुपया है वो हम मेडिकल के फॉर्म में जाएंगे, यानी कि सैलरी वाले फॉर्म में जाएंगे और बेसिक के आगे लिख देंगे। मतलब बेसिक का 10% एग्जम्पशन होती है, तो यहाँ पे हमने वो लिख दिया। अब हम आते हैं दोबारा चार्जेबल के सेक्शन में। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपकी अमाउंट जो है वो मैच होगी 38,250 रुपये। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो एम्प्लॉयर है उसने जब टैक्स आपका डिडक्ट किया तो उसने 90% सैलरी के ऊपर किया है, 10% आपको एग्जम्पशन दे दी है। ये मतलब नॉर्मली क्या होता है 100% के ऊपर डिडक्शन होती है, लेकिन उन्होंने आपको लेवरेज दी कि भाई आपका टैक्स 10% कम सैलरी देखें, पहले बन रहा था 54,000, उन्होंने डिडक्ट किया 38,000, तो 10% आपको क्लेम दिया, जिसकी वजह से आपकी टैक्स सेविंग भी होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फिगर होती है 54,000, तो फिर आपने वही लिखना था जैसे हमने पहले लिखा, मतलब आपने मेडिकल एग्जम्पशन एग्जम्प्ट के कॉलम में नहीं लिखनी थी। तो ये आपने डाटे को मैच करना है, तो आपने उसी तरीके से चलना है जिस तरीके से आपका टैक्स डिडक्ट हुआ है, तो आपने उसको फॉलो करना है, उसको मैच करना है। तो यहाँ पे हमने जब कर लिया तो हमारा सैलरी का जो पोर्शन है वो मैच हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो वेल्थ वाला फॉर्म है वहां पे आएंगे, पर्सनल एक्सपेंसेस में आएंगे। यहाँ पे पर्सनल एक्सपेंसेस में ये जो रेंट रेट एंड टैक्सेस है 38,000 आपका डिडक्ट हुआ है। ये आप ये फिगर वहां से उठाएंगे ये 38,000 को, और यहाँ पे आके उसको पेस्ट कर दें। उसके बाद आपके एक्सपेंसेस हैं 10,80,000 रुपए के। ये अगर आपके पास डिटेल अवेलेबल है तो लिख दें, वरना आप सिंपल इसमें जाके अदर एक्सपेंसेस में इसको मेंशन कर दें। उसके बाद क्या होगा कि ये जो लिखने के बाद आप दोबारा पर्सनल एसेट्स में आएंगे। यहाँ पे आपके बाकी सारे एसेट सेम है, सिर्फ आपका कैश चेंज हुआ है। पहले 4.5 है तो इस बार क्या हो गया 4.9। तो आप इसको क्या करेंगे, अपडेट कर देंगे। बाकी आपकी सारी चीज़ें क्या हैं, सही हैं, ओके हैं। उसके बाद क्या आता है रिकंसिलेशन ऑफ एसेट्स में। तो यहाँ पे आने के बाद आपने चूँकि सैलरी जो है वो एग्जम्प्ट का पोर्शन भी लिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, पहले लिखेंगे टोटल सैलरी, जो नॉर्मल इनकम पे आपने जो नॉर्मल आपकी इनकम बनती है वो आप क्या कर लेंगे, सिंपल कि इस पोर्शन को जमा करेंगे 1.3 मिलियन को, और ये नॉर्मल टैक्स, मतलब यहाँ पे आपने इसके ऊपर इस पोर्शन के ऊपर आपने टैक्स दिया है, और जो 1,26,000 है इसके ऊपर आपने टैक्स नहीं दिया। तो अब आप क्या करेंगे, एग्जम्प्ट पोर्शन में आके ये फिगर यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो आपने टोटल मैच करना है कि आपका टोटल 1.5 मैच हो गया है, ये हो गया। जैसे ये मैच होगा तो आपका ये जो अनरिकंसाइल आइटम है जीरो आ जाएगी। जब ये जीरो आएगी तो आप इजीली टैक्स रिटर्न फाइल कर सकेंगे। अगर आपकी सिंपल सैलरी रिटर्न है तो आप इस तरीके से बनाएं और इस तरीके से इसको फाइल कर
कर दें। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये समरी बनाना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको पता हो कि जो टैक्स है वो कितनी अमाउंट पे जमा हो रहा है। अगर आप इसको झटके सिस्टम के साथ करेंगे, वहां पे जाके अपडेट करेंगे, ऑब्वियसली आप खुद ही क्लियर नहीं होंगे तो कल कोई मसला होगा तो आप कैसे एक्सप्लेन कर सकेंगे। तो आपने ये मैच करना है। जैसे हमने पहले देखा, पहले 54,000 कैलकुलेट कर रहा था, वो 100% सैलरी ले रहा था, लेकिन बाद में पता चला कि उन्होंने हमें 10% एग्जम्पशन दे के टैक्स डिडक्ट किया है। मतलब सैलरी बनती थी 1.5 मिलियन की, लेकिन उन्होंने डिडक्शन की हुई है 1.3 मिलियन के ऊपर, आपको बेनिफिट दिया हुआ है, तो उस बेनिफिट को हमने टैक्स रिटर्न में वैसे ही रिपोर्ट करना है। अदरवाइज क्या होगा, मिस मैच आएगा। एम्प्लॉयर कोई और इनकम डिक्लेयर कर रहा है, आप कुछ और कर रहे हैं। ये सब कुछ करने के बाद आपने एसेट को अपडेट किया, टैक्स को अपडेट किया। एक चीज है कि जो आपका टैक्स डिडक्ट हुआ हुआ है वो आप यहाँ पे एडजस्टेबल के टैक्स में जाएंगे और 149 का जो सेक्शन यहाँ पे आ रहा है, यानी कि सैलरी इनकम वाला, एम्प्लॉय वाला, तो यहाँ पे आके आप 38,250 जो अमाउंट थी वहाँ यहाँ पे मेंशन कर देंगे। जैसे आप मेंशन करेंगे तो आपका ये जो एंड पे कॉलम होगा ये जीरो होना चाहिए, मतलब जो टैक्स डिडक्ट हुआ है आपने वो पे कर दिया है। सेव करें, सारे वेल्थ को अपडेट करें और पिन लगाएं और उसके बाद आप टैक्स रिटर्न फाइल कर देंगे। सिंपल प्रोसेस है, सिंपल तरीका है, लेकिन आपको क्लियर होना जरूरी है। वेल्थ का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है कि जो आप एक साल में पैसे बचाएंगे आपके ओपनिंग कैश में वो जमा होगा। अगर यहाँ पे पैसे ज्यादा लगते हैं तो फिर ओपनिंग कैश से कैश यूज होगा। जैसे हमने देखा था कि यहाँ पे 4.5 था, उसके बाद क्या हुआ कि अमाउंट जो है कम हो गई, यानी कि 4 मिलियन पे आ गई, हमने कुछ कैश यूज कर लिया। तो इस तरीके से आपने चीज़ों को जो है वो अपडेट करना है और इस तरीके से बनाना है ताकि आपकी जो टैक्स रिटर्न है सही तरीके से फाइल हो सके। कोई रेलिवेंट सजेशन हो, क्वेश्चन वो मेंशन कर सकते हैं, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।